हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे से होंगे घर पे और पढ़ाई घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर. इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट rational and irrational number, some properties of rational and irrational number, some result on rational and irrational number. So let's start. First topic of this video lecture is rational number. What is rational number? You know about rational number or number system in previous class 9th. फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity. सेकंड इज होल नंबर, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0. ये आपने डेफिनेशन पढ़ रखी कि कोई भी नंबर अगर है उसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, q is not equal to 0, then this type of number is known as rational number. बट जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हो रेशनल का, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो उसमें क्या होता है, जब अपने डेसिमल में उसको डिवाइड किया तो ये हो सकता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. इस फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करते हो. वो हो सकता है कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग डेसिमल हो. ठीक है, ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो यहाँ पे हम केवल डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर की बात. अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में, वो ये है कि आपको एक फ्रैक्शन दे देगा और कहेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. क्या ऐसे बोल सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा. ठीक है, डिवीजन नहीं करना आपको. जैसे मान लो कोई नंबर दिया है तो हम तो डिवाइड करके बता सकते हैं कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, बट क्वेश्चन में पहले ही मेंशन होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन. तो अब देखना है, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करें या 10 के मल्टीपल मतलब 10 के पावर से डिवाइड करें, तो आप नंबर को डिवाइड नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा 7128 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो क्या इसको डिवाइड करते हो आप ओनली डेसिमल को शिफ्ट करते हो. ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में आपका 10 का मल्टीपल आ गया, मीन्स 10 के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, उस केस में आपको डिवाइड नहीं करना होता है. आपको करना क्या होता है, केवल डेसिमल को शिफ्ट करना होता है. तो जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो आपका एम ये होता है कि डिनोमिनेटर्स की जो पावर है वो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होने चाहिए. 10 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल मतलब 10 का मतलब होता है 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5. तो हम जब विदाउट एक्चुअल डिवीजन की बात करते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n. मीन्स 2 and 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 के कुछ पावर हो और 5 के पावर हो, इसके बाद कुछ होता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द डिनोमिनेटर, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एंड चेक कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए. 2 and 5 का मल्टीपल है तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा. तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन के. और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि आपको बताना है कि कितने प्लेस पे वो टर्मिनेट करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा 133 अपॉन 40. सिंपल सा है, आपसे पूछ रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये आपका एक्सप्रेस टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नहीं, ये आपको चेक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, 40 का डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हो. तो factorization of this is expressible which is the form of 2 to the power n into 5 to the power n. Hence 133 upon 40 is terminating decimal. तो आपने पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. कैसे पता किया, आपने देखा इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो 2 and 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है कि नहीं.
अगर मल्टीपल के फॉर्म में है तो कोई डाउट ही नहीं है, वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेसिबल होगा। तो हमने बोला कि केवल 2 एंड 5 की बात करते हैं। इसके बाद कुछ आ गया, जैसे यहां पे हमने कहा 120, मान लो यहाँ पे 1447 अपॉन 120 आ गया। अब इसको चेक करना है क्या ये एक्सप्रेसिबल है। तो आपका एम वही होता है कि इसको, इसके डिनोमिनेटर को 2 एंड 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो वो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, देन वी हैव denominator is expressible in the form 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1। अब आपको यहाँ पे 2 एंड 5 का ही मल्टीपल चाहिए, 2 एंड 5 के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है तो आप लिखोगे विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, hence 1447 upon 120 is not टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर उसके बाद कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल 13 अपॉन 125, ये चेक करना है। तो 1 to 5 का जब फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या मिला, 125 इज एक्सप्रेसिबल 5 to the power 3। बट हमने बोला था कि वो 2 एंड 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो केवल 5 है तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 2 to the power 0 इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज a to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। तो जो 2 नहीं है मेरे पास, कभी कभी क्या होगा 5 नहीं होगा, तो 5 to the power 0 एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं भाई, वो उसमें फॉर्म में है कि नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये वाला हमने अपने पास से इंक्लूड किया, बिकॉज ये वैल्यू क्या है 1 है। तो ये देखो जस्ट लाइक 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, which is the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence terminating decimal। ठीक है। और अगर कहीं मान लीजिए ऐसे आ गया 47 अपॉन 8 का फैक्टर क्या होगा 2 to the power 3, तो यहाँ तो 5 नहीं है, तो 5 अपने पास से आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक्सप्रेसिबल होगा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से क्या चीज़ें क्लियर हुई कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 का मल्टीपल हो, मीन्स 2 to the power m एंड 5 to the power m हो, या किसी एक का हो 2 हो या 5 हो, तब भी आपका क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के बाद कोई भी नंबर आ गया तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये लेके जैसे ये बोल दिया, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। जैसे कोई एक नंबर दे दिया 43 अपॉन 2 to the power 4 into 5 to the power 3, कह रहा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा ये आपको बताना है। तो टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हैं, कितने प्लेस, जैसे हमने कहा 1728 अपॉन 1000 है, तो डिवाइड करते हो तो 1 2 3 डेसिमल 3 प्लेस के बाद शिफ्ट करेगा, तो ये 3 प्लेस के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द गिवन नंबर इज टर्मिनेट, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या है, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5, 2 to the power m into 5 to the power n, ये तो फॉर्म है। अब हमने कहा कि जब आपसे पूछ रहा है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो डिवीजन किस केस में आप नहीं करते हो, जब नीचे क्या हो जाए 10 हो जाए, 10 का मल्टीपल 10 के पावर्स होते हैं, तो क्या आप उसको डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर है उसके नीचे 10 है तो डेसिमल शिफ्ट करते हो, 100 है तो डेसिमल शिफ्ट 1000 एंड मोर देन, उस केस में आप क्या करते हो, डेसिमल शिफ्ट करते हो। तो आपका एम यहाँ पे होना चाहिए कि हम इसके डिनोमिनेटर को 10 to the power के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। यहाँ पे देखना 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 है, बोथ पावर्स को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करोगे आप, 5 मल्टीप्लाइड ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी हैव 43 5 जा 215,
डिनोमिनेटर 2 to the power 4 एंड 5 to the power 4। के बाद क्या लिख सकते हो, 215, both powers are same, then you can write this one 215 upon 10 to the power 4। 10 to the power 4 means what, 1 2 3 4 0। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद शिफ्ट होगा, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर 4 प्लेस। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ, 4 प्लेस। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इस इट कैन बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड 5 to the power n। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका p बाई क्यू एक्सप्रेस। मतलब आपके पास जो गिवन टर्म्स है, टर्म्स को आपको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0.3 बार, दिस कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्वेश्चन में आपसे कहेगा इसको एक्सप्रेस करिए p बाई क्यू के फॉर्म में। तो फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है, दिस वन बी 3.3333। दिस बार इंडिकेट कि 3 आपकी क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो इसकी जो वर्किंग रूल है, इसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वर्किंग रूल में ये कहता है कि आपको करना क्या है कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। ये आपका एम है। यहाँ पे कितने प्लेसेस रिपीटिंग है, 1 प्लेसेस है। 1 प्लेस को आपको डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करते हो, 10 का। 2 प्लेसेस के लिए 100, 3 प्लेसेस के लिए 1000। तो 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर 3 था, एक इधर किया तो फिर 3 कैसे आ गया। ये डॉट डॉट सिंबल इंडिकेट करता है इनफाइनेटली मेनी टर्म्स। इनफाइनेटली मेनी टर्म में से 1 टर्म निकाल दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, देन वी हैव 10x माइनस एक्स 9x, 3 माइनस 0 3, और ये वैल्यू कैंसिल होगी। देन x इज इक्वल टू 3 बाई 9, x इज इक्वल टू 1 बाई 3। p बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, 1 बाई 3। ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं कुछ और कॉम्प्लिकेशन की तरफ। बाय द वे अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा 0.23 बार, एम वही है आपका, सबसे पहला काम दिस वन बी एक्स 0.23333। आपका एम क्या है, रिपीटिंग डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना। अगर उसके पहले कोई दूसरा नंबर है तो पहले उसको रेस्क्यू करोगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, 2 को पहले रेस्क्यू करेंगे, ये नहीं कि दोनों को एक साथ करेंगे, ये मिस्टेक हो जाएगा। तो आप पहले 2 को मूव करोगे। 2 को मूव करने के लिए 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, फिर आपका जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको रेस्क्यू करना है। अब 3 है, 1 प्लेस है, फिर 10 का मल्टीप्लाई, वो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, जस्ट प्रीवियस यहाँ वाले में। तो 10 का मल्टीप्लाई, देन वी हैव, सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस, 100 माइनस 10 90x is equal to 23 minus this 21, then we have 21 upon 90, this can be expressed as 3 7 ja 3 3 ja। the p by q form of the given question is what, 7 by 30। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आप ये आपकी बेसिकली जो थर्ड एक्सरसाइज है RS अग्रवाल की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे कर लिया 2.24 बार, ऐसे कर लिया। उसको भी आप x इज इक्वल टू 2.24444। एम आपका क्या है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड उसको मूव करना। कौन सी, रिपीटिंग। अगर उसके पहले कोई नॉन रिपीटिंग टर्म है तो पहले उसको रेस्क्यू करेंगे। पहले कौन है, नॉन रिपीटिंग 2 है, 2 को पहले रेस्क्यू करेंगे। 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, अब आपका रिपीटिंग टर्म को करना है, फिर 10 का मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, दिस वन भी 90x, दिस वन भी माइनस किया 202, देन x इज इक्वल टू 202 अपॉन 90, सिंप्लीफाई किया 45, सिंप्लीफाई किया 101। अब ये सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये p बाई क्यू एक्सप्रेस हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज a rational number. What is a rational number? Definition of a rational number you have know.
ऑलरेडी नो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम एंटी एन आर बोल सकते हैं, एंटी एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 1.10, 100, 100, 1 4 times 0 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जांपल देख लिया, 0.732519795 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। पहले 10 आया, 10, फिर 00, फिर 000, फिर 40, फिर 50। ये डॉट डॉट सिंबल क्या बता रहा है कि ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब रुकेगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, जितनी बार डिवीजन करते जाओगे वैल्यू निकलती है। फॉर एग्जांपल 100 को 3 से डिवाइड करते हो तो 33.3333, जितनी बार आप डिवीजन करना चाहो उतनी बार उसकी वैल्यू आती है। तो और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये डॉट डॉट सिंबल क्या बता रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है एक सीक्वेंस पे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इरेशनल हो गए। फिर आता है जितने भी रूट्स होते हैं, नॉन परफेक्ट रूट्स, नॉन परफेक्ट रूट्स आर इरेशनल। जैसे देखो ये इरेशनल होगा, √2, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं, ये भी आपका इरेशनल, बट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आपका रेशनल होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस वन बी द रेशनल, बट रेस्ट ऑफ दीज आर इरेशनल। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेसिबल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल नंबर, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, सम ऑपरेशंस ऑन 2 रेशनल, 2 इरेशनल एंड 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल की। जैसे हम बात करते हैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिविडेंड, डिवाइजर की बात, तो डिवीजन की बात कर लें, प्रोडक्ट की बात कर लें, डिफरेंस की बात कर लें और सम की बात कर लें। हमने 2 रेशनल नंबर लिया, 2 रेशनल नंबर्स, तो पहला होगा आपका सम। 2 रेशनल नंबर का सम क्या होता है? सपोज दैट और कोई रेशनल नंबर 5 है, 4 है, तो ये 9 मिला, तो ये हमेशा क्या होगा, रेशनल हो गया। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल। सेकंड वन इज डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस ले लें, कोई भी रेशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे, तो ये ऑलवेज क्या होगा, रेशनल। थर्ड वन इज प्रोडक्ट। कोई भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं हमने 5 4 दिया, कोई भी रेशनल नंबर आप ले लो, तो वो ऑलवेज क्या होगा, रेशनल होगा। और फोर्थ वन इज डिवीजन या क्वोशिएंट की बात करते हैं। 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, सिंपल सा दूसरा ले लेते हैं 20/4, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल। मीन्स आपने रेशनल नंबर को ऐड किया, 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट किया, डिवाइड किया, तो ऑलवेज आपको क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। ये आपको याद रखना होगा। 2 रेशनल नंबर के मैंने डिवीजन की बात किया कि ऑलवेज रेशनल होते हैं, बट एक ऐसा केस भी होता है कि अगर आपने 0 लिया, उसको एक्सेप्ट करना, उसको छोड़ देना। जैसे मान लीजिए हमने 7 रेशनल है और 0 रेशनल है, डिवाइड किया तो ये इनफाइनाइट मिल गए, तो इस टाइप के केस को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस केस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये p/q, तो आपको याद होना चाहिए कि 0 जो होगा डिनोमिनेटर में वो नहीं होना चाहिए। वो डेफिनेशन भी होती है p/q के फॉर्म में, अगर ऊपर, तो ये चीज आप इससे बचिएगा। मतलब जनरली हम बोलेंगे कि ऑलवेज जो होता है वो रेशनल होता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि एक रेशनल होगा और एक इरेशनल है, रेशनल एंड इरेशनल। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट सम की बात कर लें। सपोज दैट 3 रेशनल √3 रेशनल, तो ये क्या हो गया, रेशनल। ठीक है। सेकंड वन इज डिफरेंस।
डिफरेंस की बात की है तो यही नंबर हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। मीन्स सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। थर्ड वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात कर लें, 4 ले लिया हमने, 4 इंटू रूट 3, रैशनल एंड इरेशनल, देन वी हैव 4 रूट 3, विच वन इज इरेशनल। बट यहां पे अगर आपने 0 रैशनल लिया और कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, देन वी हैव इरेशनल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है। और फोर्थ होगा आपका डिवीजन के लिए, वही वाला केस है। अगर 7 नंबर लिया, रूट 3 डिवाइड किया रूट 3 से, तो ये तो हमारा इरेशनल होगा। बट अगर आपने 0 से डिवाइड कर लिया, 0 को रूट 3 से डिवाइड किया, तो ये 0, ये आपका रेशनल। यहां पे समझना क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यहां पे आइदर और का केस हो गया। आइदर और का केस या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है, वो पहले ही दे दिया कि एक्सेप्ट 0। अब देखना ध्यान से, आप जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो रेशनल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 0 के रिस्पेक्ट में। ओनली एक ऐसा आपके पास रेशनल 0 है जिसका आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। 0 को अगर निकाल दिया जाए, एक्सेप्ट 0, जी पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया 0 नहीं लेना है, तो जब 0 लेना ही नहीं है उसके बाद कोई भी रेशनल और इरेशनल का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मली बोलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो आइदर रेशनल और इरेशनल। और क्वेश्चन में अगर पहले ही बोल दिया कि एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेना है, तो ऑलवेज इरेशनल होगा। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी होगा कि क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल एक्सेप्ट 0, और 0 अगर लेते हो तो वो रेशनल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका, वो 2 इरेशनल नंबर की बात करेगा। 2 इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। 2 इरेशनल नंबर्स। 2 इरेशनल नंबर्स की बात हम जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला जो होगा आपका सम की बात करेंगे। सम, फर्स्ट वन इज सम ऑफ 2 इरेशनल। फॉर एग्जांपल रूट 3 प्लस रूट 3, देन वी हैव 2 रूट 3, दिस वन इज रेशनल। बट 3 प्लस रूट 3, दिस वन इज इरेशनल। 3 minus root 3, this one is also irrational. Sum of 2 irrational number, तो यहां पे क्या मिला, 6, 6 इज रेशनल। इसी तरीके से सेकंड होगा आपका, डिफरेंस के लिए देख लेते हैं। डिफरेंस के लिए 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पे माइनस रूट 3 कर लेते हैं। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रूट 3, ये तो इरेशनल है। और यही अगर आपने दूसरा नंबर लिया, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, यहाँ पे आप ऐसे कर लो, 5 प्लस रूट 3 माइनस 3 रूट 3, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस रूट 3 माइनस 3, ये प्लस ही रहने दो, माइनस रूट 3, ये कैंसिल, 2 मिल गया। तो इस केस में क्या हो गया, रेशनल। तो अब आप देखना, जब आप 2 इरेशनल नंबर लेके चलते हो उस केस में आइदर और का केस आता है, मतलब या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हो कि केवल और केवल यही होगा, ऑलवेज वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं होता है। यहाँ पे आइदर और का केस होता है, हो सकता है कि वो इरेशनल भी हो सकता है, हो सकता है कि वो रेशनल भी हो। तो सम और डिफरेंस में आपने देख लिया। अब बचे हैं कौन से हैं, प्रोडक्ट एंड डिवीजन की बात कर लेते हैं। वहां पर भी यही रूल अप्लीकेबल होता है, आइदर और। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड वन, प्रोडक्ट रूट 2
√3, both are irrational. Then we have √6 also irrational. But √2 into √2 both are irrational. Then we have 2 which is rational. तो या तो रेशनल या तो इरेशनल. सम टाइम वाला केस है, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल. एंड फोर्थ वन इज डिवीजन. In case of division, √2 upon √3, then we have 2 by √3. This one is irrational, and second one is √2 divided by √2, then we have 1 which is rational. तो यहाँ से क्या चीजें क्लियर हुई कि 2 इरेशनल नंबर के बाद केस में जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आइदर और होता है. या तो आपका रेशनल होगा या तो आपका इरेशनल. सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल. यहाँ पे ऑलवेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ऑलवेज रेशनल होगा या ऑलवेज इरेशनल होगा. तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा था कि एक्सरसाइज में होगा सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ट्रू है या फॉल्स है. तो आप वहां पे आप इजिली इसको कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज एक रेशनल नंबर से रिलेटेड बड़ा अच्छा खासा रिजल्ट है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया. ये थ्योरम करके आपके RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल के पार्ट में दिया. मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्या चीजें. थ्योरम फर्स्ट करके दिया, लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन सो दैट P डिवाइड्स A. अब इसी को प्रूफ करना है तो इसके स्टेटमेंट को हमने लिख दिया, बस आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं क्या चीज. कह रहा था कि P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P मस्ट बी डिवाइड A. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. तो हमने कहा लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर. ये तो गिवन था. हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके फैक्टर्स को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. मीन्स अगर सपोज दैट हमने सपोज किया a इज व्हाट p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn, देन a स्क्वायर इज दिस, a स्क्वायर इज दिस. नाउ P डिवाइड्स A स्क्वायर. P किसको डिवाइड करता है? A स्क्वायर को, मतलब इन वैल्यू को वो डिवाइड करता है. अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब P क्या होगा? एक प्राइम फैक्टर होगा किसका? A स्क्वायर का. और A स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि A स्क्वायर की जो वैल्यू है यही तो है, मतलब स्क्वायर को अगर निकाल दें तो P इज वन ऑफ द P1 P2 P3. मतलब अगर उसके फैक्टर की बात करें, ये सारे के सारे फैक्टर है. तो प्राइम फैक्टर की जब हम बात करते हैं कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि P कुछ और नहीं, इसी P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है. जब इसी में से कोई एक है इसका मतलब P किसको डिवाइड करेगा? अगर इसी में से कोई एक है तो वो अकेले A को डिवाइड करेगा, बिकॉज A की जो वैल्यू है वो P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn है. बात समझ में आई? जब P A को डिवाइड करेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A. ये तो हमारा स्टेटमेंट के फॉर्म में था. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ज़्यादा वो नहीं. अभी हम कुछ नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप समझ जाओगे. नंबर के साथ हम जब इसको कोरिलेट करेंगे तो और आपके लिए इजी हो जाएगा. ये एक्चुअल में क्या था, पूरा स्टेटमेंट था, हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि उसकी मीनिंग क्या थी. क्या कह रहा था कि कोई भी क्वेश्चन कह रहा था P बी अ प्राइम नंबर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर. मतलब हमने 5 एक प्राइम नंबर ले लिया, ये मान लीजिए P है. A स्क्वायर जो है हमने कहा कि 1 to 5 है, 1 to 5 ना करके 2 5 कर लिए 25. P क्या इसको डिवाइड करेगा? हाँ भाई, P डिवाइड्स A स्क्वायर. तो अब बताओ देन P मस्ट बी डिवाइड A. होगा कि नहीं? अरे भाई अगर ये P इसको डिवाइड कर रहा है इसके स्क्वायर को, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर का मल्टीपल है. तो अगर पूरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पर्टिकुलर किसी एक नंबर को तो डिवाइड करेगा ही. कोई और दूसरा नंबर ले लीजिए, हमने कहा ये स्क्वायर लेना है तो 49 ले लीजिए. 49 है
और हमने एक दूसरा नंबर 7 लिया, तो 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये केवल 7 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब था। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या कह रहा था। स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, याद मत करिए, बार बार हम कहते हैं याद मैथ में नहीं करना चाहिए। याद करने का भी सेंस जो होता है वो प्रैक्टिस से होता है, कि आप उसके रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर लिए, 2-3 बार आप उसको लिख लीजिए, उसकी मीनिंग समझ लीजिए, तो कोई इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। अब इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। कि एक क्वेश्चन हमने बोला, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये पूछ लिया। ये क्लास 9th में भी आपने किया है, यहां पर भी करोगे, वही मेथड अप्लाई करना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा, सेम टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली वहां पे सॉल्व कर लोगे। क्या पैटर्न है, कैसे आप सॉल्व करते हो, वो यहीं से आपने समझ लिया, वर्किंग रूल को समझ लिया। हमने कहा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसकी प्रूविंग हम देख लेते हैं। इसकी प्रूविंग की बात करें तो प्रूविंग जो होगा, हम √2 को इरेशनल दिखाना चाहते हैं। जब भी हम प्रूविंग की बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, तो एक मेथड यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले हम ये कह लें कि कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। तो इसमें करना क्या होता है, एक बार समझिएगा, हम फेमिलियर होके बता रहे हैं आपको, जनरल टर्म में समझने के लिए। ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए। कंट्राडिक्शन होता क्या है, कंट्राडिक्शन ये होता है कि जो चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है, जो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, हम उसका जस्ट अपोजिट कहेंगे, नहीं ये नहीं। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में कहा कि ये चौक है, तो हमने कहा नहीं भाई ये तो मार्कर है, ठीक है, चलते चले गए। हमने अपना सपोजिशन कहा कि नहीं भाई ये मार्कर है, उन्होंने कहा कि नहीं ये चौक है, चलते गए चलते गए चलते गए। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका जो सपोजिशन था वो रॉन्ग है या मैथ का रूल रॉन्ग है। बात समझिएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो आपने सपोज किया वो गलत है या मैथ का रूल गलत है। उस केस में आप कहोगे नहीं भाई मुझसे ही गलती हुई है और सपोजिशन इज रॉन्ग, जो कह रहा था वही सही है, हमने जो माना वो गलत है। यही होता है कंट्राडिक्शन मेथड। तो हमने कहा कि कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने √2 इरेशनल दिखाना है। तो हम क्या मानेंगे, नहीं भाई √2 इरेशनल नहीं है, √2 है क्या, रेशनल है। इफ पॉसिबल let √2 is a rational number, is rational। हमने क्या सपोज किया कि if possible let √2 is rational, हमने इरेशनल दिखाना है, हमने कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है। हमने कहा नहीं भाई ये इरेशनल नहीं है, हम मान लिया कि रेशनल है। let a and b are कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है, कोप्राइम्स का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कोप्राइम्स का मतलब होता है दोनों के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होने चाहिए। मतलब हम दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 ले लिया, 4 5 ले लिया, 3 4 ले लिया, 7 8 ले लिया, 9 10 ले लिया। तो इनमें देखना कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमने एक सपोज किया कि इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, लेट a and b आर कोप्राइम, देन a by b इज इक्वल टू √2। हम इसको एक्सप्रेस कर दिए, हमने मान लिया कि √2 की वैल्यू a by b है। बाई एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, देन वी हैव a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिला, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 125, तो ये 5 इसको डिवाइड करता है कि नहीं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद क्या करोगे आप, यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाई 2 मस्ट b डिवाइड। अभी जस्ट आपने जो थ्योरम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अकेले a को डिवाइड करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज करिए दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, √3 हो, √4 हो, √5 सॉरी √4 तो होगा नहीं, √5 हो, √7 हो, तो सब में वर्किंग रूल यही होना है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा कहाँ पे चेंज, माइन्यूट चेंज होंगे, वो माइन्यूट चेंज कहाँ पे होगा मैं बता रहा हूँ। यहां तक तो चलते चले गए, यहां से निकला 2 मस्ट बी डिवाइड ए, ठीक है। अब यहां पे सपोज करना होगा, लेट, क्या सपोज करना है, किससे डिवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 होता, √3 प्रूफ करना होता, तो यहाँ पे 3 डिवाइड्स की बात करता, 5 होता तो 5 डिवाइड की बात करता, 7 होता तो 7 डिवाइड, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 की बात कर रहा है तो 2 डिवाइड्स की। तुरंत आपको ए की वैल्यू एक अनदर टर्म सी के टर्म में और जिससे डिवाइड हो रहा है उसके फॉर्म में लिखना होगा। क्या हमने कहा कि जिससे डिवाइड हो रहा है, अगर 5 होता तो ए की वैल्यू 5c, 3 होता तो ए की वैल्यू 3c, 11 होता तो ए की वैल्यू 11c आपको माननी है, और यही वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है इन इक्वेशन 1 में। अगर आपने पुट किया तो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2c का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स c b स्क्वायर, दिस इंप्लाई 2 मस्ट बी डिवाइड b, ठीक है। यहां से काम क्या किया कि आपने पहली बार कहा कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, दूसरी बार आपने दिखा दिया 2 डिवाइड कर रहा है b को। फिर से एक बार समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, √3, √5, √7, √11 कुछ भी, यहां तक तो वर्किंग रूल सेम होगा। यहां √2 के जगह पे √3 आ सकता है, √5, √11, तो यही आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिलेगा। जिससे बात हो रही है, मान लो √3 होता तो 3 डिवाइड की बात करता, √5 होता तो √5 की बात करता, 5 की। इसके बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू जो भी आपका रूट में वैल्यू था वो इनटू सी के फॉर्म में आपको सपोज करना है, यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। सिंप्लीफाई किया तो यहां से पता चला 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स b। अच्छा, अब आपने सपोज क्या किया था, स्टार्टिंग में सपोज किया था a एंड b आर को प्राइम्स, मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहां आप देखो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम, वो तो गलत है, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। अब हम क्या बोलोगे, हम बोलेंगे, लिखिएगा इसके बाद अगला जो इतना लिखने के बाद ये हो गया होगा, अब बता रहे हैं हम। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लिखते हैं, क्या आया था, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a एंड b का क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर है, विच contradict और supposition a एंड b आर को प्राइम्स। क्या हो रहा है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b निकला, ये हमारी सपोजिशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है कि हमने कहा था a एंड b आर को प्राइम्स, हेंस और सपोजिशन इज रॉन्ग, यहां हेंस ना करके देन कर दीजिए, एंड और सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस अब जो भी कह रहा था स्टार्टिंग में वही सही है, हेंस √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, क्या किया हमने, वर्किंग रूल एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने सपोज किया √2 को इरेशनल दिखाना था, हमने माना कि भाई √2 इरेशनल नहीं, क्या है, रैशनल है। कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया, इरेशनल मान लिया, इरेशनल को रैशनल माना, लेके चले a एंड b आर को प्राइम्स था, सॉल्व किया, फिर पता चला कि भाई a और b का तो एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। ये हमारे सपोजिशन को रॉन्ग कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि a एंड b का तो आपने कहा था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे 2 हो गया। ये हमारे सपोजिशन को रॉन्ग कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम अपनी गलती मानेंगे, और सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत है, जो क्वेश्चन में कह रहा था वही सही है, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसी से √3, √11, √5 कुछ भी आ जाए, आपको सेम वर्किंग रूल करना है। चेंज कहाँ होगा वही बताया था वहां पे जो इसके पहले था। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन होगा इजिली सॉल्व कर लोगे।
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे इरेशनल नंबर से। प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। ये आपसे पूछ रहा है कि इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? यहां पर भी कंट्राडिक्शन मेथड, लेट थोड़ा सा ये चेंज होगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, बट कंट्राडिक्शन मेथड यहां पर भी यूज करना है। लेट 3 + √2 इज रेशनल एंड ए एंड बी आर, वहां पे क्या मानते थे? ए एंड बी को आप को प्राइम मानते थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो यहां पे क्या होगा? 3 + √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। सिंप्लीफाई किया, √2 इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई a - 3b अपॉन b। यहां पे स्क्वायरिंग नहीं करना, यहां पे स्क्वायरिंग नहीं करना। वहां पे स्क्वायरिंग कब था? जब आपका सिंगल टर्म था। 2 टर्म्स के केस में स्क्वायरिंग नहीं करना, ये लिख दिया क्लियरली। a - 3b अपॉन b इज रेशनल। क्यों रेशनल होगा भाई? a एंड b आर इंटीजर। अगर इंटीजर है a एंड b तो ये रेशनल हो गया। देन √2 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है भाई। अगर ये रेशनल है तो दो रेशनल नंबर ही तो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा का पूरा रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। देन √2 इज ऑल्सो रेशनल। अब यही तो हमारे फैक्ट को गलत बोल रहा है कि आपने कहा कि √2 रेशनल है, बट √2 रेशनल नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? बट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल। तो अब इसके बाद वही स्टेटमेंट लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, हेंस 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। यही बार बार आपको लिखना है। कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे क्या किया? 2 टर्म्स के केस में स्क्वायरिंग नहीं किया, सिंप्लीफाई किया। और ये अगर इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? रेशनल होगी। अब एक रेशनल के ही बराबर होगा ना, तो आपके अकॉर्डिंग √2 रेशनल होना चाहिए, बट √2 होता क्या है? इरेशनल। यही तो हमारे फैक्ट में गलती आ गई। हमने कहा कि √2 प्रूफ करके दिखा दिया कि वो रेशनल है, बट √2 है क्या? इरेशनल है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब अगली लाइन वही लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, हेंस जो कह रहा था वही सही है। क्या कह रहा था? 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका जो रियल नंबर है, जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।